पिछले 8 साल से डर का माहौल, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान से बात नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के युवाओं से बात नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे बात करते तो उनको पता लगता कि हिंदुस्तान के किसान को, हिंदुस्तान के युवा को सामने का रास्ता नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस माहौल के खिलाफ खड़े होने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये कन्याकुमारी से श्रीनगर तक जाएगी। और अगर लोगों को नहीं लगता कि इस यात्रा की जरूरत है तो फिर लाखों लोग बाहर नहीं निकलते। थैंक यू। राजेश चरापे साकाल। भैया ये आपको कांग्रेस प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, खारगे जी से। ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ही इज द पर्सन हु इज गोइंग टू गिव डायरेक्शन। मेरा लक्ष्य भारत जोड़ो यात्रा पर है। अब ये इसमें 2-3 महीने और लगेंगे, तो मेरा पूरा का पूरा फोकस इस यात्रा पे है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि बहुत सीखने को मिल रहा है, बहुत लोगों से समझने को मिल रहा है और बहुत प्यार मिल रहा है। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। नीरज जावड़ेकर, महाराष्ट्र टाइम्स। फिर से बोलिए जरा, ट्राई करता हूँ। नहीं, मराठी में। हाँ, नहीं, ट्रांसलेट कीजिए कि ये जब यहाँ आए, गांधी जी भी आए थे, हम भी आए, क्या प्लान करके आए हैं या ऐसे ही हुआ है? नहीं, कोई प्लानिंग। 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी यहाँ थे, तो ये अच्छा जो पॉजिटिव है। और आप आज यहाँ आए 89 ईयर के बाद आप है यहाँ, तो ये तो पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव बात है। प्लान तो नहीं है, मगर महात्मा गांधी कुछ चीज़ थे और हम कुछ और हैं। मतलब कोई ये कंपैरिजन मत कीजिए प्लीज। ये उन हमें मतलब ये गलत कंपैरिजन है। नो इवेंट। ही इज महात्मा गांधी ने देश को रास्ता दिखाया। महात्मा गांधी ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लड़ने में लगा दी, तो कोई कंपैरिजन नहीं। प्रबोध देशपांडे, लोकमत समाचार। लोकसत्ता सॉरी। नमस्कार राहुलजी. माझा प्रश्न असा होता की केंद्र सरकारमध्ये भाजपा जो सत्ताधारी पक्ष आहे त्याच्यावर अंकुश ठेवण्यात प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेस कुठेतरी कमी पडताना दिसतो. तर या संदर्भात पक्षाची पुढील रणनीती काय राहणार आहे आणि 2024 साठी प्रमुख अजेंडा काय राहणार आहे पक्षाचा? कमजोर पड़ रहा है अपना पक्ष, विपक्ष का, ऐसा उनका कहना है। सब पूरा का पूरा ऑपोजिशन या कांग्रेस अपन विपक्ष इस नाते से हम कमजोर गिर रहे हैं, ऐसा उसका कहना है मोदी सरकार को। नहीं, देखिए ये जो लड़ाई है, इसको सबसे पहले ठीक तरीके से समझना है। आमतौर से क्या होता है, लोकतंत्र में एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती है और जो युद्ध का मैदान होता है उसको जो देश के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उस युद्ध के मैदान में फेयरनेस क्रिएट करते हैं। आज क्या है कि ये एक राजनीतिक पार्टी और दूसरी राजनीतिक पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस खड़े हैं, बोलना नहीं चाहिए
मगर विपक्ष का प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है, हैगा? प्रेस पे तो कंट्रोल नहीं है ना। तो बीजेपी का प्रेस पे कंट्रोल है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पे कंट्रोल है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो ये परसेप्शन सच परसेप्शन नहीं है, ये परसेप्शन सुपरफिशियल ऊपर का परसेप्शन है। मगर अगर आप नीचे जाएं और जनता से पूछें तो आपको बहुत एकदम दिख जाता है कि जनता क्या कह रही है और ऊपर परसेप्शन क्या बन रहा है, उसमें फर्क है। संजय खांडेकर, पुण्यनगरी। कन्याकुमारीपासून तुम्ही जी पदयात्रा सुरू केलेली आहे भारत जोडोची, सॉरी, एक मैं थोड़ा इसमें और कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने ये सब एवेन्यूज ट्राई की, प्रेस की एवेन्यू ट्राई की, हमने पार्लियामेंट में अपनी बात रखने की कोशिश की। सिर्फ मैंने नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, विपक्ष की सब पार्टियों ने। ठीक है, जब हम वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो चाइना की बात हो, वो माइक ऑफ हो जाता है। तो यात्रा हमने इसलिए चालू की है कि हमारा और विपक्ष को कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। राहुलजी, कन्याकुमारीपासून तर आता मध्य महाराष्ट्रापर्यंत तुमची भारत जोडो यात्रा सुरू आहे। या दरम्यान सर्वात मोठी समस्या देशात काय आढळली तुम्हाला तुमच्या पाहणीत? सबसे बड़े प्रॉब्लम क्या इस देश में अभी तुमको जो भी प्रॉब्लम्स आए वो क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़े मुझे दो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी में चला जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, मगर वो आपको गारंटी करके ये नहीं कह सकता कि अगर मैंने इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग की है तो मैं इंजीनियर बनूंगा या मजदूरी करूंगा। और ये यूनिवर्सल है, मतलब मुझे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनमें से एक युवा नहीं मिला जिसने कहा हाँ मुझ में कॉन्फिडेंस है कि मुझे रोजगार मिल जाएगा। तो ये पहला बड़ा मुद्दा है। उसको अगर आप थोड़ी गहराई से देखें तो उस युवा के माता पिता ने मेहनत करके उसे उसकी शिक्षा के लिए पैसा मोस्टली प्राइवेट प्लेयर्स को दिया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को दिया है। एक तरफ वो दिन भर काम करते हैं, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, और तीसरी साइड जो उनका भविष्य है, उनका जो बेटा हो या उनकी बेटी हो, उसका रास्ता बंद है। तो पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम किसानों का प्रॉब्लम है, जो देश को भोजन देता है, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट है हिंदुस्तान, उसको कोई सपोर्ट नहीं है, उसको कोई मदद नहीं है, उसको सही दाम नहीं मिलता। वो बीमा भरता है, उसको जब आंधी आती है, तूफान आता है, उसको मतलब पैसा नहीं मिलता, कर्जा माफ उसका कभी नहीं होता। तो ये दो बड़े मुद्दे, बड़े प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। और तीसरा जो है जुड़ा हुआ है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर शिक्षा में हमें पैसा देना पड़ रहा है, अस्पतालों के लिए हमें पैसा देना पड़ रहा है, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं बचे, सरकारी स्कूल्स कॉलेजेस नहीं बचे। महाराष्ट्र में तो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, 20 बच्चों से अगर कम है तो उनको बंद ही करा जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि भैया अगर ये पैसा हम यहाँ डाल रहे हैं, ये जा कहाँ रहा है, किसके हाथ जा रहा है? तो वो इनइक्वालिटी की बात है और सबको मालूम है। मैं किसानों से पूछता हूँ, भैया एक बात बताओ, ये आपका सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा, आपके जेब में से पैसा जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है? इमीडिएटली आंसर मिलता है, सब जानते हैं।